हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोने और चांदी में क्या चमचमाहट दिखाई दे रही है। घंटे भर के ट्रेड में हमने देखा घरेलू बाजार में सोना 5.5 साल की ऊंचाई पर चला गया है, 32,500 के स्तर को छू रहा है। तो चांदी पीछे नहीं है, 40,000 का वो अहम वॉल, जो अहम रेजिस्टेंस था, वो फाइनली पार हो गया। 400 रुपए की शानदार मजबूती दिखाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉमेक्स पर सोना जो $1,300 के पास दिक्कत झेल रहा था, उसने भी पिछले हफ्ते अपने इस डर को दूर किया, उस वॉल को तोड़ के निकला है और अभी भी उसके पास अपने आप को इसने कायम रखा है। तो सोने चांदी पर नजर रहेगी। दो बहुत महत्वपूर्ण रेजिस्टेंसेस को पार करके यहां पर निकले हैं। ऑफ कोर्स यूरो में जो थोड़ी सी रेजिलियंस दिखी है करेंसी मार्केट में, उसका पूरा सहारा है, लेकिन कच्चे तेल में प्रेशर है। रिग काउंट में बढ़ोतरी देखने को मिली है और डिमांड साइड डगमगाता हुआ दिख रहा है। खासतौर से चीन की तरफ से फिर से कुछ खराब संकेत हैं, इस वजह से 3800 के पास कच्चा तेल नीचे। नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा प्रेशर दिखा है, 7.5% की कमजोरी है। क्या वो 200 रुपए के स्तर को आज होल्ड कर पाएगा, ये समझने वाली बात होगी। बेस मेटल्स में एल्यूमिनियम को छोड़ दें तो अधिकतर मेटल्स हरे निशान में यहां पर कारोबार कर रहे हैं। कॉपर सपाट है, लेकिन निकल और जिंक, स्टेनलेस स्टील से जुड़े दोनों मेटल्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। 1/4 से आधे % तक की स्ट्रेंथ के साथ दोनों में हो रहा है कारोबार। खाने के तेल चमके हैं। हमने देखा कि रुपए में स्ट्रेंथ के बावजूद भी खाने के तेलों को अच्छा बल मिला है। 0.1% तक की स्ट्रेंथ क्रूड पाम तेल और सोया तेल दोनों में नजर आ रही है। साथ ही तिलहन में भी स्ट्रेंथ है। इनफैक्ट तिलहन की स्ट्रेंथ है जो काफी हद तक खाने के तेलों में रिफ्लेक्ट हो रही है। मस्टर्ड 4000 के नीचे है, लेकिन सपाट है, अपने लेवल को होल्ड करता हुआ। सोयाबीन वापस से एक स्ट्रेंथ दिखाता हुआ। ग्वार सीड ग्वारगम में ऊपरी स्तरों से हमने बिकवाली का दबाव देखा है। हाजिर में डिमांड थोड़ी सी हल्की होती हुई दिखी है। प्रॉफिट बुकिंग भी हावी हुई है, इस वजह से भी असर देखने को मिल रहा है। चना वंस अगेन एक छोटे दायरे में ट्रेड करता हुआ सपाट। गेहूं और जौ में नजर बनी हुई है। यहाँ पर कुछ समय से सुस्ती का ही माहौल देखने को मिल रहा है। ऊपरी स्तरों से डिमांड भी यहाँ पर कुछ हल्की होती नजर आई है। लेकिन इस तरह के मार्केट में कमाई के मौके कहाँ मिलने वाले हैं सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में? आपकी मदद करने के लिए हेम सिक्योरिटीज के आस्था जैन और मॉलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, आप दोनों का स्वागत है। जी, आपसे शुरुआत करेंगे। सोना चांदी जो काफी समय से एक दायरे में फंसे थे, फाइनली हमने उन बैरियर्स को ब्रेक करते हुए देखा है। सोना 32,500 के पास 5.5 साल की ऊंचाई पर, क्या करें? जी गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, दमदार शुरुआत हुई है वीक की। मुझे लगता है जिस हिसाब से गोल्ड सिल्वर दोनों में एक बेस फॉर्म हो रहा था, जो तेजी का रुख है वो जारी रह सकता है। थोड़ा सा ग्लोबल अनसर्टेनिटी का भी एक बड़ा फैक्टर है जो सपोर्टिव है। तो आज के लिए अगर बात करें तो मुझे लगता है चांदी में थोड़ा सा डिप मिलता है तो बाई करके ही चलें। 40,400 40,500 तक का लेवल दिखता है। वहीं गोल्ड में भी अब ये $1,300 के ऊपर कारोबार कर रहा है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे ये इसके ऊपर रहने में कामयाब रहा तो मुझे लगता है $1,320 तक का लेवल भी बहुत दूर नहीं है, वो जल्दी देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, घरेलू बाजार में क्या लेवल्स देख रहे हैं? 32,500 पे तो ऑलरेडी पहुंच गया है। अगला पड़ाव? देखिए, यहाँ से अगर और $20 की गुंजाइश अगर पकड़ते हैं तो यहाँ पे 350 से 400 रुपए तक का लेवल पॉसिबल है। हो सकता है करीब 33,000 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है। वहीं सिल्वर में भी करीब 41,200 तक का लेवल पॉसिबल। तो सोने चांदी में चमक रहने वाली है बरकरार। निवेशकों के लिए, कारोबारियों के लिए बेहतरीन मौके खरीदारी के। कच्चे तेल में क्या करें? इनफैक्ट नेचुरल गैस तो बहुत बेतहाशा टूटी है, कच्चे तेल भी यहाँ फिजल आउट होता हुआ दिख रहा है, क्या करें? नहीं, आई थिंक जो फंडामेंटल्स थोड़े से यहाँ पे इशारा कर रहे हैं कि वीकनेस की तरफ। चाइना के भी नंबर्स मजबूत नहीं हैं और रिग काउंट जैसा आपने बताया बढ़ रहा है। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में सपोर्टिव नहीं है क्रूड प्राइसेस के लिए। तो मुझे लगता है हर राइस पे यहाँ पे बेचने का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। $50 अगर नाइमेक्स क्रूड की बात करें तो मुझे लगता है आने वाले 7 से 10 दिनों में देखने को मिल सकता है। अब 1 से 2 दिनों का नजरिया रखें तो मुझे लगता है 3840 के आसपास बेच के चलें। 3900 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, 3700 से 3720 तक का लेवल पॉसिबल है। ओके, आस्था एग्री कमोडिटी मार्केट में वैसे तो हम देख रहे हैं कि अधिकतर जगह बिकवाली हावी है, प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। खाने के तेल तिलहन ये अपने पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, क्या यहाँ कमाई के मौके दिख रहे हैं? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली खाने के तेलों की हम बात करें तो थोड़ी सी यहाँ पे तेजी हमें और देखने को मिल सकती है। डिमांड क्योंकि यहाँ पे मार्केट में इम्प्रूव हुई है, वो एक कारण यहाँ पे है जिसकी वजह से खाने के तेलों में हमने यहाँ पे तेजी देखी है। गोइंग फॉरवर्ड मैं बाइंग की स्ट्रेटेजी रेकमेंड करना चाहूंगी। सोया तेल में 776 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। 775 पे भी इसमें बाइंग किया जा सकता है 770 की स्टॉप लॉस के साथ। 782 के टारगेट के लिए क्रूड पाम तेल में भी बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा 562 पे, 560 की स्टॉप लॉस के साथ, 568 के टारगेट के लिए।
ओके, ये तो बात खाने के तेल की हो गई, लेकिन तिलहन में क्या सोयाबीन स्ट्रेंथ दिखा रही है, मस्टर्ड अपनी पोजीशन होल्ड कर रही है, कुछ कमाई के मौके दिख रहे हैं? मस्टर्ड की बात करें तो नेहा लास्ट फ्यू वीक से मैं इस काउंटर पे थोड़ा बुलिश हूँ। आज भी मैं अपना यहाँ पे स्टैंड कंटिन्यू रखना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से फिजिकल मार्केट में एक बार यहाँ पे डिमांड बढ़ी है, उसकी वजह से जो भी इसके पुअर फंडामेंटल्स थे वो अभी यहाँ पे ओवरशैडो हो गए हैं, और ये जो डिमांड वाली फैक्टर है ये यहाँ पे अभी हायर ट्रेड कर रही है, और इसी वजह से मस्टर्ड में हमें और तेजी देखने को मिल सकती है। 3980 के आसपास में इसमें बाइंग किया जा सकता है 3950 के स्टॉप लॉस के साथ 4040 के टारगेट्स के लिए। ओके जय, मेटल्स में क्या करें? निकेल, जिंक, लेड, ये मेटल्स तो फिर भी हरे निशान में बने हुए हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम थोड़ा दबाव झेल रहे हैं, मेटल्स में क्या करें? मुझे लगता है जो अभी जो ये अपसाइड मोमेंटम है ये जारी रहने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट वीक से यहाँ पे चाइनीज न्यू ईयर हॉलीडेज रहेंगे, तो चाइनीज मार्केट बंद रहेगा 7 दिन के लिए। तो मुझे लगता है जो ट्रेंड मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सकता है। कॉपर 435 तक का लेवल पॉसिबल है, तो कोई भी यहाँ पे सेलिंग की सलाह मैं नहीं दूंगा अभी। आई थिंक कोई डिप मिलता है अगर से 426 के आसपास, तो कॉपर बाई करके चलें। हालांकि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखें 422 का। मुझे लगता है 434 तक का लेवल कॉपर में देखने को मिलता है। ओके आस्था, कॉटन कॉम्प्लेक्स पर नजर डालें। इनफैक्ट कपास और कपास खली ये दोनों भी मजबूती दिखा रहे हैं। कपास पे भरोसा ज्यादा है या कपास खली लगता है 2000 के पार फिर निकलेगी आज? बेसिकली कपास और कपास खली दोनों की बात करें तो तेजी बनी रहेगी। कपास खली की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे 1996 के आसपास ये ट्रेड कर रही है। बाइंग का रिकमेंडेशन 1990 के आसपास रहेगा, 1960 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट 2024 का रहेगा। वहीं कॉटन की बात करें 20,640 के आसपास ये कमोडिटी ट्रेड कर रही है। बाइंग का रिकमेंडेशन 20,600 के आसपास रहेगा, 20,500 के स्टॉप लॉस के साथ। पॉसिबल टारगेट 20,800 का। जय, एक आखिरी सवाल, रुपए में आज मामूली सी स्ट्रेंथ है, इज इट देयर टू स्टे? क्या 71 के नीचे का स्तर डॉलर दिखाएगा? नहीं, मुझे लगता है रुपये बढ़ सकता है। जिस हिसाब से जो फैक्टर्स घरेलू भी हैं वो भी बहुत सपोर्टिव नहीं है। 7150 तक का लेवल पॉसिबल है। आई थिंक 71 के आसपास आता है तो यूएसडी आईएनआर में मेरी बाई की रिकमेंडेशन होगी। 70.8 का स्टॉप लॉस, 7150 का टारगेट। वेरी वेल जय, आस्था शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ मंडे मॉर्निंग जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज दिन भर के ट्रेडिंग सेशन में कहां कहां नजर रखनी चाहिए। ये तो हाल रहा कमोडिटी मार्केट का, लेकिन इक्विटी मार्केट के लिए कमाई के कहाँ मौके हैं? ये हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण है। बजट शुक्रवार को है और उससे पहले हम करा रहे हैं आपकी जबरदस्त कमाई, एंड ऑफ कोर्स नतीजों पर नजर है। तो कहाँ कहाँ कमाई होने वाली है और आपके सवालों के जवाब देने में मदद करने के लिए मेरी सहयोगी हर्षदा सावंत जुड़ चुकी है। हर्षदा, ओवर टू यू। शुक्रिया नेहा। ऑफ कोर्स आज के एक्शन पर नजरें रहेंगी। 10,700 बड़ी मुश्किल से बाजार होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और मिड कैप, निफ्टी, बैंक सभी बुरे हाल में 1-1.5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। और उन पॉकेट्स में हमने देखा है ज़्यादा कमजोरी नजर आई है, जहां पर डर ये है कि प्रमोटर्स ने बड़े पैमाने पर अपने शेयर गिरवी रखे हुए हैं, और वहां पर अगर वो शेयर छुड़ा नहीं पाएंगे तो दिक्कत सामने निकल कर आएगी। अदानी ग्रुप, एडीएजी ग्रुप, ऐसे कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर काफी वीकनेस देखने को मिली है। तो मार्केट की हालत आज फिर खस्ता होती है, और फाइनेंशियल्स की ओर से भी कुछ ज्यादा सपोर्ट मिल नहीं रहा है। ये भी एक और वीक पॉइंट है मार्केट के लिए आज। लेकिन एक और चीज जिस पर बाजार की नजरें हैं वो है बजट, जो सिर्फ 3 दिन ही दूर है। 1 तारीख यानी कि 1 फरवरी को बजट का ऐलान होगा, और इस बारी इंतजार तो यही है कि इलेक्शन से ठीक पहले इस अंतरिम बजट में क्या कुछ बड़े वादे किए जाएंगे लोगों को लुभाने के लिए, खासकर किसानों को लुभाने के लिए, और बाजार उन वादों को कैसे देखेगा। हमारे साथ आज मार्सिलियस इन्वेस्टमेंट के सौरभ मुखर्जी जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज के लिए समय निकालने के लिए। देखिए, सबसे अहम इवेंट हर साल देश का बजट होता है। इस बार डबल वैमी है, एक तो इंटरिम बजट है और वो भी सीधे इलेक्शन से पहले। जिस तरह के मार्केट का मूड पिछले हफ्ते और आज सुबह से देखने को मिला है, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि क्या आप बाजार में निवेशित रहना चाहेंगे बजट से ठीक पहले? देखिए, बजट का महत्व इंडिया के लिए लास्ट 5-6 साल में काफ़ी कम हो गया है। हमारी देश अभी फ्री मार्केट इकोनॉमी है, और सरकार ना तो बजट के माध्यम से ना ही किसी दूसरे तरीके से उतना मार्केट पे असर डाल सकती जो पहले एक ज़माने में हुआ करता था। और उसके ऊपर जैसे आपने खुद ही बोला, ये वोटर अकाउंट है, इंटरिम बजट है, तो कुछ खास स्टॉक मार्केट में मेरे ख्याल से असर नहीं पड़ेगा। सरकार की कोशिश रहेगी, इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए सरकार की कोशिश रहेगी कि कुछ बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स किए जाए जिसका
इम्प्लीमेंटेशन सरकार प्रॉमिस करेगा कि हम अगर आप हमको वापस सत्ता में लाए तो हम ये फलाने चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे, बट हाईली अनलाइकली है कि सरकार ऐसी कुछ अनाउंसमेंट करेगा जिसका तुरंत मार्केट पे असर पड़ेगा। बॉन्ड मार्केट का, अगर स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट के बीच में बात की जाए तो बॉन्ड मार्केट के ऊपर मेरे ख्याल से इस बजट का ज़्यादा असर रहेगा रादर देन स्टॉक मार्केट, बिकॉज सरकार जो स्पेंडिंग प्रोमिसेस करेगा, जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसे प्रोग्राम की अगर सरकार ने बात की, जो मेरे को लगता है बात होगी, सरकार बोलेगी कि अगर आप हमको वोट दे के वापस लाए हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम लाएंगे, उसका बॉन्ड मार्केट पे काफ़ी बड़ा असर पड़ सकता है। बट स्टॉक मार्केट के तरफ से मेरे ख्याल से बजट का इतना बड़ा महत्व नहीं है जैसे शायद कुछ लोग समझ रहे हैं। जी अच्छा, यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, आपको लग रहा है इस बारी इस पर कुछ बात छिड़ेगी या फिर इसको आगे बढ़ाने की सरकार की ओर से वादा जरूर आएगा? लेकिन सौरभ, हम सब जानते हैं कि सरकार ने टाइम एंड अगेन, स्पेशली वो राज्य चुनाव हारने के बाद उन पर भी प्रेशर बना है, वो भी समझ चुके हैं कि फार्मिंग इंडस्ट्री में या फिर फार्मिंग सेक्टर में थोड़ा सा डिस्ट्रेस है, अब उसको एड्रेस करना है। जब वो एड्रेस होगा तो इसका भी असर आप फिर बॉन्ड डील पर आता देखेंगे। क्या वो रिपल इफेक्ट में नेगेटिव नहीं होगा इक्विटी मार्केट्स के लिए कि बॉन्ड डील बढ़ेंगी तो यहाँ पर पैसा कैसे आएगा, वहां पर ज्यादा लोग पैसा पार्क करना पसंद करेंगे? इसको आपने जो सवाल खड़ा किया उसको दो हिस्सों में तोड़ते हैं। पहला तो बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो कि अगर हम ये दिसंबर के असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट्स देखें, पोलिंग स्टेशन लेवल पे रिजल्ट देखें, तो ये साफ जाहिर है कि कुछ ना कुछ एनडीए को करना पड़ेगा कि रूरल इंडिया में, फार्मिंग कम्युनिटी में इनका थोड़ा सा फिर से पलड़ा भारी पड़े। एंड उसलिए मेरे को लगता है कि एक फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम लाएंगे जहाँ पे सर्टेन इनकम थ्रेशोल्ड के नीचे, वो थ्रेशोल्ड 1 लाख है या 2 लाख है मेरे लिए बोलना मुश्किल है, बट एक सर्टेन इनकम थ्रेशोल्ड के नीचे ये मेरे ख्याल से सरकार प्रॉमिस करेगी कि आप हमको वापस लाए तो जुलाई बजट में हम एक नए तरीके का इंडिया में सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाएंगे जो सारे गरीबों को उपलब्ध होगा। शायद उससे इस सरकार का रूरल एरियाज़ में पॉपुलैरिटी फिर से शायद बढ़ सकती है। दूसरी बात रही बॉन्ड मार्केट पे इम्पैक्ट का। लास्ट 3-4 महीने में आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन करके बॉन्ड यील्ड को नीचे खींचा है। तो 7.3 के आसपास 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है। 6 महीने पहले ये 8 के ऊपर चला गया था। तो आई थिंक वो कोशिश आरबीआई की बनी रहेगी कि सरकार के एफर्ट्स को सपोर्ट करते रहें ओपन मार्केट ऑपरेशन करके। इससे लिक्विडिटी भी आती है मार्केट में, बॉन्ड यील्ड में नीचे खिंच जाती है। एंड अगर ये चलता रहा तो शायद स्टॉक मार्केट पे उतना असर इस बजट का नहीं पड़ेगा जितने शायद कुछ लोग सोच रहे हैं। जो भी नेगेटिव फिस्कल इम्पैक्ट है इसका, आरबीआई इसको संभाल सकती है एटलीस्ट 2-3 महीने तक। ओके, मूडीज की ओर से बीते हफ्ते आपने भी वो रिपोर्ट पढ़ी होगी कि उन्होंने फोकस दिया था कि फिस्कल डेफिसिट में थोड़ा सा स्लिपेज देखने को मिल सकता है। बजटेड टारगेट 3.3% का था, 3.4% के आसपास आएगा। ज़्यादा वेरिएशन नहीं है लेकिन थोड़ा सा है। अब इसकी भरपाई करने के लिए जो थोड़ा बहुत भी रेवेन्यू शॉर्टफॉल होने वाला है, आपको क्या लग रहा है, क्या उपाय है सरकार के सामने जो शायद इस बारी पहल में आए, उस पर जोर दिया जाए? क्या सूटी स्टेक सेल, दूसरी एंटिटीज जहां पर सरकार हिस्सेदारी रखती है वो बेचकर पैसे उगाएगी ताकि अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स को फंड कर सके? देखिए, मेरे ख्याल से ना तो एनडीए सरकार इस मुद्दे पे उतना दिमाग खपाएगी जितना शायद हम सोच रहे हैं। हिंदुस्तान का पैटर्न रहा है लास्ट 20-30 साल में कि इलेक्शन के जो पिछले 2 बजट है, इलेक्शन के पहले जो 2 बजट आते हैं उसमें आपका स्लिपेज होना गारंटीड है इंडिया में। बिकॉज इलेक्शन आ रहा है, आप खर्चा करते हो, वोट जीतने की कोशिश करते हो, इसमें कोई नई बात नहीं है। मूडीज़ या कोई और भी रिपोर्ट लिख ले, मेरे ख्याल से एनडीए सरकार को जो खर्चा करना है करेगी। हाँ, ज़रूर ये बात ये है कि रिगार्डलेस ऑफ कौन सी पार्टी इलेक्शन जीतती है, जुलाई की जो बजट रहेगी, रिगार्डलेस ऑफ कौन सी पार्टी इलेक्शन जीती है, जुलाई की जो बजट रहेगी उसमें खर्चा करने का सिलसिला थोड़ा ठंडा पड़ेगा। ये सड़क बनाने, शायद कैपेक्स के जो प्रोग्राम है उसको शायद ठंडे कर दिए जाएँ, थोड़ा रूरल स्पेंडिंग भी ठंडा कर दिया जाएगा। तो इंडिया का बहुत स्टडी पैटर्न है, इलेक्शन के बाद 2 बजट में आप फिस्कल डेफिसिट को वापस खींचते हो, इलेक्शन के पहले जो 2 बजट है उसमें फिस्कल डेफिसिट को आप छोड़ देते हो। आप क्या नंबर मार्केट के दिखाते हो, 3.4, 3.5, उसको तो आप नंबर को लेके खेल सकते हो बाय ऑफ बैलेंस शीट स्पेंडिंग आइटम्स को पैक करके। बट बना इंडिया का एस्टैब्लिश पैटर्न है, इलेक्शन के पहले जो 2 बजट हैं आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ता है, कुछ वोट जीतने की कोशिश करनी पड़ती है। आई थिंक वो पैटर्न बरकरार रहेगा इस बार भी। ठीक है,
मेरा आखिरी सवाल सौरभ आपसे ये रहेगा, क्योंकि आपने कहा कि बजट का ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट्स पर नहीं रहना चाहिए। कोई ऐसे क्षेत्र जो आप इस समय अपने रेडार पर रखेंगे बजट के लिहाज से, बजट के बगैर, ईदर वेज, जहाँ पर शायद कुछ कमाई के मौके दिख रहे हों इस वॉलेटिलिटी में? हाँ, सो एक पॉजिटिव एरिया की बात करता हूँ, एक नेगेटिव की बात करता हूँ। नेगेटिव में जो मैं 1.5 साल से बोले जा रहा हूँ, मेरी अभी भी कंसर्न बनी हुई है, ये एनबीएफसी का जो क्षेत्र है, जहाँ पे एनबीएफसी शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में बोरो करके हाउसिंग फाइनेंस करते हैं, प्रमोटर लोगों की फंडिंग करते हैं। ये एरिया मेरे ख्याल से अगले 12 महीने में भी ट्रबल्ड रहेगा। पिछले 12 महीने के ट्रबल्स तो सब जानते हैं, IL&FS एक्सेट्रा, बट अगले 12 महीने में मेरे को लगता है ये एनबीएफसी का पूरा जो क्षेत्र रहेगा, यहाँ पे ट्रबल बरकरार रहेगी। और पॉजिटिव में बात करें तो मेरे ख्याल से रुपये की कमज़ोरी अगले 12 महीने में बनी रहेगी। 75 तक रुपये डॉलर जाने का हाई प्रोबेबिलिटी लग रहा है मेरे को, और उसको मद्देनजर रखते हुए आईटी और फार्मा, मेरे को लगता है ये 2 सेक्टर की पोजीशनिंग काफ़ी अच्छी है। आईटी का ज़बरदस्त रन रहा है लास्ट 1.5 साल, मेरे को लगता है चलता रहेगा रन, और फार्मा पे भी मेरे को लगता है लॉन्ग ओवरड्यू रिकवरी बाकी है फार्मा में, तो फार्मा पे भी मेरे ख्याल से पैसा बन सकता है। ओके, तो आईटी फार्मा में पैसे बनने के चांसेस, लेकिन एनबीएफसी से अभी भी दूर रहने का समय है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ मुखर्जी हमारे लिए समय निकालकर इन तमाम बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए। चलिए मार्केट पर लौटते हैं और इस समय का ट्रेड क्या बनता है। सुदर्शन सुखानी हमारे साथ जुड़ गए। सुदर्शन, 10,711 10,700 को होल्ड करने की क्षमता है या नहीं इस मार्केट में आज, बताइए। जी नमस्कार। नहीं, 10,700 आज टूटे या न टूटे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बृहस्पतिवार को जब हमने बात की थी, मैंने कहा था 10,800 का अहम स्तर नीचे की तरफ टूट गया है, और ये हमको बता रहा है कि बाज़ार नीचे जा रहा है। तो इंट्राडे क्या होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अब वो व्यू है नहीं, और उसका ट्रेड भी नहीं बनता है। ट्रेड ये है कि कोई भी रैली आए, उस रैली में आप पोजीशंस बनाइए, फरवरी की पुट्स खरीद कर शॉर्ट पोजीशंस बनाइए। यदि आपके पास कोई पोजीशंस नहीं है शॉर्ट की, तो कुछ पुट्स आप फरवरी की यूं ही खरीद लें। ऊपर जाएगा तो चला जाएगा, ये बाजार धीरे धीरे और नीचे जाएगा, ये 1 महीने का व्यू है। आज कुछ भी करे कोई फर्क नहीं है। स्टॉक आज के लिए कोई खास ट्रेड लायक दिख रहे हैं, मंदी की तरफ या तेजी की तरफ, अगर ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी लोग लेना चाहें? जी देखिए, स्टॉक्स के ट्रेड तो हमेशा मिलते रहते हैं और वो लेने भी चाहिए। टीसीएस खरीदिए, टीसीएस देखिए आउट परफॉर्म कर रहा है। सो एक 1930 का स्टॉप और 1970 का टारगेट लेके चलिए। टीसीएस में इस मंदी के बाजार में भी खरीदारी बनती है, और सारे मेटल्स कमज़ोर हैं। आपके साथ ये बात हमेशा होती है कि भाई मेटल्स का सेक्टर है वो कमज़ोरी की तरफ जा रहा है और भी जाएगा। वेदांत बिकवाली के लिए उपयुक्त है, वेदांत बेचिए। 195 का स्टॉप, 195 का स्टॉप, और 188 188 का टारगेट लेके चलिए। ओके, तो ये फिलहाल इस समय के ट्रेड्स। वेदांत में आप बिकवाली करके चले, मेटल्स कमजोर है, लेकिन आईटी, जैसे सौरभ मुखर्जी भी कह रहे थे, आईटी में आप फोकस रखिएगा। टीसीएस एक बढ़िया ट्रेड, 1970 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चले। बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन समय निकालने के लिए। और सुदर्शन सुखानी ने एक बहुत पर्टिनेंट बात की, जब से 10,700 टूटा है मामला इतना बिगड़ गया है कि 10,700 को भी होल्ड करना मुश्किल रह सकता है। आगे कुछ और गिरावट रहेगी बाजार में, तो उस लिहाज से आप चौकन्ना रहें। चलिए वरुण को जोड़ लेते हैं। और आज क्योंकि मिड कैप्स के साथ साथ स्मॉल कैप इंडेक्स की हालत एकदम बिगड़ गई है और एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही खराब है। 5 शेयरों में अगर ट्रेड हो रहा है तो 4.5 में गिरावट है, 1 में मुश्किल से तेजी का ट्रेड बना हुआ है। वरुण, वो स्टॉक्स जिनमें सबसे ज्यादा मार पड़ी है कौन से हैं? देखिए, स्मॉल कैप और मिड कैप की हालत काफ़ी ख़राब है। मिड कैप इंडेक्स लगातार 9वां दिन है जब लाल निशान में ट्रेड कर रहा है, और स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार 8वां दिन है जहां आपको गिरावट देखने मिल रही है। इनफैक्ट दोनों इंडेक्स करीब 1.5 महीने के आसपास के लोस पे ट्रेड कर रहे हैं, इसको आप याद रखें। तो जिन स्टॉक्स ने सबसे ज़्यादा दबाव बनाया उसमें देखिए रिलायंस कैपिटल जैसे स्टॉक से ऑलमोस्ट अपने 50 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉक में 5% के आसपास की गिरावट है। स्ट्राइड्स फार्मा, वेंकीज अपने हाई से स्टॉक 55% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, आज करीब 4% के आसपास की गिरावट है। और ऑयल केमिकल्स में करीब 15% के आसपास की गिरावट देखी जा रही है। 2 ग्रुप फोकस में है, एक तो जी ग्रुप, वहाँ अगर आप देखें तो जी मीडिया, जी लर्न, डिश टीवी में आज भी प्रेशर देखने मिल रहा है, खासकर जी मीडिया और जी लर्न में देखिए 6 से करीब 20% के आसपास का दबाव है, लेकिन एसएल प्रोपैक में 10% के आसपास की तेजी है, तो यहाँ एक बाउंस बैक देखा जा रहा है। अडानी ग्रुप स्टॉक्स, यहाँ दबाव है। अडानी पावर करीब 11% के आसपास की गिरावट और अडानी एंटरप्राइजेस में करीब 3% के आसपास की गिरावट देखी जा रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके नतीजे आए हैं, वहाँ देखने मिल रहा है प्रेशर। लेकिन इसके अलावा देखिए ये डेयरी स्टॉक्स को मैं फोकस में लाना चाहूँगा, क्योंकि लगातार इन डेयरी स्टॉक्स में प्रेशर है। आज भी ये 50 वीक लो पे ट्रेड कर रहे हैं। पराग मिल्क, पवार डेयरी को देख लीजिए, 3, 3.5 से करीब 7.5% के आसपास की गिरावट है। वहीं
नतीजों का इम्पैक्ट गति जैसे स्टॉक्स में देखने मिल रहा है। नतीजों के बाद स्टॉक की धुलाई 5% के आसपास की गिरावट। बंसाली इंजीनियरिंग, नीलकम जैसे स्टॉक में भी नतीजों के बाद अच्छी खासी धुलाई हो रही है। जिन स्टॉक्स में खबरों के चलते इम्पैक्ट है उसमें कॉफी डे है, क्योंकि माइंडट्री में जो हिस्सा बेचने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रोक लगा दी है प्रमोटर्स पे, उसका इम्पैक्ट 4% के आसपास की गिरावट। DHFL खबरों के चलते 7% गिरा है। अंसल हाउसिंग करीब 5% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा ईडलवाइस को अगर आप देखें तो क्रेडिट से उसने डाउनग्रेड किया है इस काउंटर को, उसका चलते इम्पैक्ट है करीब 5% के आसपास की गिरावट। गेटवे डिस्ट्री पार्क ब्लैकस्टोन से गेटवे रेल फ्रेट जो है उसके लिए नेगोशिएशन कर रहा है वहाँ स्टेक खरीदने के लिए, उसका इम्पैक्ट है 4% के आसपास की तेजी इस स्टॉक में देखने मिल रही है। इसके अलावा काफ़ी सारे सेक्टर्स है जहां आपको अच्छी खासी गिरावट देखने मिलेगी। एक एक स्टॉक सभी सेक्टर का बताता हूं। पेपर स्टॉक्स, फर्टिलाइजर स्टॉक्स, रियल्टी स्टॉक्स, यहाँ अच्छे खासा दबाव देखने मिल रहा है। इसके अलावा केमिकल स्टॉक्स अगर आप देखें तो दीपक नाइट्रेट वहाँ दबाव है। ऑटो स्टॉक्स, अतुल ऑटो में अच्छा खासा दबाव देखने मिल रहा है। कुछ चुनिंदा काउंटर्स हैं जहाँ तेजी है, उनके बारे में बताऊंगा। तो उत्तम गालवा फ्यूचर कंज्यूमर्स अपने 50 वीक लो से अच्छा खासा रिबाउंस करते हुए और V2 रिटेल और इक्विटास जैसे काउंटर में खरीदारी देखने मिली है। तो कुछ चुनिंदा काउंटर से जहाँ खरीदारी है, लेकिन लार्जली काफ़ी दबाव है। लगातार 8वां-9वां दिन है जहाँ गिरावट देखी जा रही है। अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशंस, माहौल बिगड़ता हुआ 300 पॉइंट नीचे मिड कैप इंडेक्स आ चुका है। दबाव लगातार बन रहा है। एंजल ब्रोकिंग के रुचित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुचित माफ कीजिएगा, रुचित जैन, गुड मॉर्निंग। बताइए इस समय का ट्रेड क्या लेंगे आप? वेरी गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। हर्षदा जी, सडनली हमने पिछले सप्ताह देखा था कि जो मार्केट ने पूरा कंसोलिडेशन फेज था, लगभग एक से सवा महीने से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था और उस कंसोलिडेशन फेज का जो सपोर्ट था 10,800 का, वो शुक्रवार की ट्रेडिंग सेशन में हमने ब्रीच होते हुए देखा। सेकेंडली, पिछले सप्ताह ही आपने मार्केट ब्रेथ देखे तो नेगेटिव होना शुरू हो गया था, क्योंकि मिड कैप्स ऑलरेडी पिछले सप्ताह से ही दबाव में आए थे और आज की ट्रेडिंग सेशन में इसका फॉलो अप डाउन मूव हम अक्रॉस द बोर्ड देखने मिल रहे हैं। तो यहाँ से कमजोरी और बढ़ सकती है। बैंक निफ्टी इंडेक्स स्पेसिफिकली हमें लग रहा है कि इस कमजोरी में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि हमने एक ITSS स्पेस है जहां से आउट परफॉर्मेंस है। बैंक निफ्टी इंडेक्स में टेक्निकली देखिए क्लियरली एक रिसेंटली एक राइजिंग वेज पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया था और उसका फॉलो अप डाउन मूव देखने मिल रहा है। 200 दिन का मूविंग एवरेज लगभग 26,500 26,600 की रेंज में प्लेस्ड है। तो क्वाइट प्रोबेबिलिटी है कि बैंक निफ्टी में यह दबाव और यहाँ से बढ़ सकता है। इसके लिए अगर कोई इंडेक्स पे ट्रेड लेना चाहते हैं तो 26,700 का पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह दूंगा मैं। यहाँ से थोड़ा सा करंट लेवल्स पे थोड़े बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं और कोई भी पुल बैक मूव बैंक निफ्टी में आता है तो वहाँ पे और पोजिशन ऐड कीजिए। तो 26,700 का पुट ऑप्शन बाय कीजिए, 55 रुपए का स्टॉप लॉस रखे। ये सीरीज की ये एक्सपायरी के अंत में 155 से 160 के टारगेट वो ऑप्शन के दिख सकते हैं। ओके, तो 155 160 तक का पैसा बन जाएगा। 26,700 का पुट आपने लेना है निफ्टी बैंक में। स्टॉक वाइज क्या करेंगे आप इस समय? ये जो सेलिंग प्रेशर है तो कुछ ऐसे मिड कैप नेम्स है जो ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। एक्साइड उसमें से एक ऐसा है जिसने पिछले सप्ताह में अपने मीडियम टर्म सपोर्ट्स ब्रीच किए थे, आज अच्छा फॉलो अप डाउन मूव है। तो एक्साइड में सेलिंग करने की सलाह रहेगी। 237 का स्टॉप लॉस और शॉर्ट टर्म में 208 रुपए के टारगेट्स है। ये NSE कैश के लेवल्स है, इसके हिसाब से फ्यूचर्स में ट्रेडर्स पोजीशन बना सकते हैं ये लेवल्स को रिफर करके। और TCS में खरीदारी की सलाह रहेगी क्लियरली, बिकॉज स्टॉक गिरते मार्केट में भी आउट परफॉर्म कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में गिरावट के बाद, रिजल्ट्स के बाद जो गिरावट आई थी उसके बाद अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेशन फेज ये स्टॉक ने देखा है। तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बनता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के नजरिए से कुछ डिफेंसिव काउंटर यहाँ पे खरीदारी करना चाहते हैं तो TCS में खरीदारी कर सकते हैं। 1870 के स्टॉप लॉस है 2050 से 2070 के टारगेट के लिए। ओके, तो TCS एक बाय है। 2000 के ऊपर के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। कुछ देर पहले TCS पर एक बाय कॉल सुदर्शन ने भी दिया था, तो ये स्टॉक का मोमेंटम वाला ट्रेड दिखाई देगा तेजी की तरफ। और एक्साइड यहाँ पर नंबर्स बिगड़ सकते हैं। 208 के टारगेट के लिए आप बिकवाली करके चले, ये राय रुचित की। बहुत बहुत शुक्रिया रुचित हमारे लिए समय निकालने के लिए। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते एक दो काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पिरामल एंटरप्राइजेस देखिए, रिलायंस कैपिटल देखिए, दीवान हाउसिंग देखिए। NBFCs की हालत फिर बिगड़ती हुई यहाँ पर देखिए ज़्यादा प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आरकैप आपके सामने आया, पिरामल एंटरप्राइजेस भी आप स्क्रीन पर रखिएगा जहाँ पर दबाव देखने को मिला। और आज PEL के नंबर्स भी आने वाले हैं, तो उस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट दिन है पिरामल के लिए। 7% नीचे फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। ट्रेडर्स हॉटलाइन आपके लेकर आएंगे और खासकर फोकस रहेगा वायदे बाजार के एक्शन पर।